हेलो एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ये हमारा एमसीक्यू प्रैक्टिस है मेडिकल इमरजेंसीज इन ओरल सर्जरी का बीटीएससी डेंटल एग्ज़ाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। इस एग्ज़ाम के बाद हम लोग नीट एमडीएस की प्रिपरेशन शुरू करने वाले हैं। इफ़ यू नो एनीवन हु इज़ इंटरेस्टेड टू प्रिपेयर और हु इज़ प्रिपेयरिंग एंड नीड सम हेल्प, our channel is free and ready to help. Please suggest them my channel and please subscribe if you are still here and not subscribed. Please subscribe. Thanking all of you in advance and giving you all the best, all the best for your exams. शुरू करते हैं हम लोग मैनेजमेंट ऑफ मेडिकल इमरजेंसीज इन ओरल सर्जरी। पहला क्वेश्चन क्या है? द मोस्ट कॉमन मेडिकल इमरजेंसी इन द डेंटल ऑफिस इज सिंकोप। सबसे कॉमन इमरजेंसी डेंटल ऑफिस में सिंकोप होती है। The first step in managing syncope is to place the patient in a supine position with legs elevated। ठीक है, सिंकोप अगर आए तो आप सबसे पहला काम क्या करते हो? पेशेंट को डेंटल चेयर पे लेटाते हो और उनका लेग्स जो है उनके एलिवेट कराते हो। चेस्ट पेन दैट रेडिएट्स टू द लेफ्ट आर्म एंड जॉ लास्टिंग मोर देन 10 मिनट इज मोर लाइकली मायोकार्डियल इन्फार्क्शन MI। चेस्ट पेन जो कि लेफ्ट आर्म और जॉ में रेडिएट करेगा 10 मिनट से ज़्यादा लास्ट कर रहा है, वो किस चीज़ का नोटिफाई करता है हमें? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट एनाफाइलैक्सिस, एन इंपॉर्टेंट वन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट एनाफाइलैक्सिस इज एपिनेफ्रिन 1:1000 के रेशियो में। एपिनेफ्रिन देंगे हम 1:1000 के रेशियो में। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट एनाफाइलैक्सिस। ड्यूरिंग अ सीजर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन इज टू प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम इंजरी। सीजर के टाइम पेशेंट का इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है हैंड एंड लेग का एज वेल एज टीथ का, और तो पेशेंट के आसपास जितनी खतरनाक चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को हम लोग हटाते हैं पेशेंट के आसपास से। पेशेंट के टंग जो है वो पेशेंट के अपने टिथ से बहुत डीप बाइट हो सकता है, कट हो सकते हैं, तो कुछ भी सॉफ्ट पैडेड चीज़ हम पेशेंट के ओरल कैविटी में डालते हैं। रिमेंबर, स्पून नहीं डालना है, कोई भी हार्ड चीज़ नहीं डालना है, वरना पेशेंट की टिथ इंजर हो सकता है वरना पेशेंट का, इसलिए हमें कोई भी सॉफ्ट पैडेड चीज़ पेशेंट के ओरल कैविटी में डालना होता है। नॉट इवन अपने फिंगर से पेशेंट के टिथ को जो क्लेंच हो जाते हैं सीजर में उसको ओपन करने की कोशिश करना होता है। कुछ भी सॉफ्ट पैडिंग डालनी होती है, हैंकी हो, कॉटन हो, कुछ भी। बस हमारा जो प्राइमरी वो होगा कि हमें पेशेंट को प्रोटेक्ट करना है इंजरी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया? ट्रीमर्स एंड कन्फ्यूजन। जैसे ही पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट में जाता है हाथ पैर कांपने लगते हैं और पेशेंट क्लियरली सोच नहीं पाता है। ट्रीमर्स एंड कन्फ्यूजन इज अ सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। इन हाइपोग्लाइसीमिया इफ द पेशेंट इज कॉन्शियस गिव शुगर ओरली। हाइपोग्लाइसीमिक अगर पेशेंट है और वो कॉन्शियस है तो उन्हें पहले आप शुगर किसी भी फॉर्म में खिलाओ सो डैट उनका शुगर लेवल वापस नॉर्मल के साइड आ पाए, है ना। शुगर ओरली। अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग इन इमरजेंसी किट फॉर आस्थमेटिक अटैक इज। आपके इमरजेंसी किट में, आपके डेंटल क्लिनिक में किसी भी पेशेंट को अगर आस्थमेटिक अटैक आता है तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग आपके क्लिनिक में होना चाहिए वो है सैलब्यूटामॉल इनहेलर। सैलब्यूटामॉल इनहेलर इज इंपॉर्टेंट ड्रग इन इमरजेंसी किट फॉर आस्थमेटिक अटैक। Which is the correct dose of intramuscular epinephrine for an adult in anaphylaxis? 0.3 to 0.5 मिलीग्राम हम लोग एपिनेफ्रिन का डोज देते हैं इंट्रामस्कुलरली एडल्ट को एनाफाइलैक्सिस के केस में। 0.3 to 0.5 मिलीग्राम एपिनेफ्रिन फॉर एनाफाइलैक्सिस ऑफ एडल्ट पेशेंट इन एडल्ट पेशेंट। हाइपरवेंटिलेशन इज बेस्ट मैनेज बाय पेपर बैग रीब्रीदिंग। हम लोगों ने ये डिस्कस भी किया है लेक्चर में। हाइपर वेंटिलेशन के लिए इज बेस्ट मैनेज बाई पेपर बैग रीब्रीदिंग। एन अनकॉन्शियस डायबिटिक पेशेंट इन डेंटल चेयर शुड बी ट्रीटेड विद। अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो हमने देख लिया। अब अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है डेंटल चेयर पे, तो आपने उसे 50% डेक्सट्रोज इंट्रावेस्कुलरली देना है। 50% डेक्सट्रोज। Sudden chest pain relied by rest or nitroglycerin indicates angina pectoris। एंजाइना, अगर सडन चेस्ट पेन हो रहा है किसी पेशेंट को और आपने उन्हें नाइट्रोग्लिसरीन दिया है या फिर उससे रेस्ट करवाया है, स्ट्रेस मैनेजमेंट करवाई है और पेशेंट का पेन जो है वो रिलीव हो रहा है, तो एंजाइना का केस है, एंजाइना पेक्टोरिस। इनिशियल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन इंक्लूड्स हेमलिक मैनोवर। ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगर कोई फॉरेन बॉडी, किसी भी डेंटल ट्रीटमेंट में क्या होता है, बहुत माइन्यूट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बहुत छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एक्सीडेंटली कुछ भी हो रहा है किसी भी केस में, कोई भी फॉरेन बॉडी अगर पेशेंट एस्पायर कर ले रहा है,
हेमलिक मैन्यूवर जो होगा वो हमारा इनिशियल मैनेजमेंट होगा। हमने ये भी पढ़ा था लेक्चर में कि अगर वो एस्पायर हो रहा है तो किस साइड जाएगा लंग्स में, याद रखना उसे भी। CPR शुड बी इनिशिएटेड व्हेन, CPR हर केस में हम लोग नहीं देने लग जाते हैं। तो CPR हमें कब देना होता है? जब पल्स नहीं हो या ब्रीदिंग नहीं हो। इफ़ देर इज़ नो पल्स और ब्रीदिंग, है ना, इफ़ देर इज़ नो पल्स और ब्रीदिंग CPR देना है पेशेंट को। विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ द बेसिक इमरजेंसी किट इन द डेंटल ऑफिस, नाइट्रोग्लिसरीन हमें रखना है एंजाइना के लिए, एपिनेफ्रिन हमें रखना है एनाफाइलैक्सिस के लिए, ऑक्सीजन हमें रखना है हर केस के लिए। इंसुलिन इज़ नॉट ए बेसिक इमरजेंसी किट इन डेंटल ऑफिस, इसका पार्ट इंसुलिन नहीं है। तो हमने क्या याद रखना है कि ये तीनों चीज़ जो है ये बेसिक इमरजेंसी किट में हमारे डेंटल क्लिनिक में होना चाहिए। विच कंडीशन इज ट्रीटेड विथ 0.4 मिलीग्राम सब लिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन, सब लिंगुअली देते हैं नाइट्रोग्लिसरीन हम लोग एंजाइना के केस में, ये हमारे इमरजेंसी डेंटल किट में होना चाहिए। विच इज द यूनिवर्सल साइन ऑफ चोकिंग, पॉइंटिंग टू द थ्रोट विथ बोथ हैंड्स, जब किसी के गले में कुछ फंस जाएगा, वो पेशेंट चोक कर रहा होगा तो वो अपने गले को दोनों हाथ से पकड़ता है, क्योंकि अपनी अनईजीनेस को ईज करने के लिए, चोकिंग में जो भी सिम्टम अराइज हो रहे हैं उससे ईज करने के लिए। तो पॉइंटिंग टू द थ्रोट विथ बोथ हैंड इज द यूनिवर्सल साइन ऑफ चोकिंग। बेस्ट पोजिशन फॉर एन अनकॉन्शियस पेशेंट इज सुपाइन पोजिशन। बेस्ट पोजिशन क्या होता है अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए? सुपाइन पोजिशन। लेकिन यही चीज़ जब एक अनकॉन्शियस प्रेग्नेंट वीमेन है तो कौन सा होगा बेस्ट पोजिशन? लेटरल सुपाइन पोजिशन। What is the concentration of epinephrine in an auto injector used for emergencies? ऑटो इंजेक्टर में एपिनेफ्रिन का क्या कंसेंट्रेशन होगा? 1:1000, 1:1000। फॉर अ पेशेंट विथ हिस्ट्री ऑफ एंजाइना द डेंटल प्रोसीजर शुड बी स्टॉप्ड इफ चेस्ट पेन बिगिंस। अगर कोई एंजाइना का पेशेंट है, आपने डेंटल हिस्ट्री ली और उन्होंने बताया कि पहले एंजाइना था, एंजाइना हुआ था, तो आपने जैसे ही उनका चेस्ट पेन बिगिन हो रहा है आपने जो है प्रोसीजर स्टॉप करना है। डायजिपम इज प्राइमरीली यूज्ड इन इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफ सीजर। डायजिपम हम लोग किस केस में देंगे? सीजर के केस में इमरजेंसी मैनेजमेंट जो होती है वो है डायजिपम। जो सीजर्स के पेशेंट होते हैं वो अपने साथ गले में एक टैग भी लेकर उन्हें एडवाइस किया जाता है कि अपनी मेडिसिन का नाम और अपनी कंडीशन की एक टैग बनाकर उनकी ही हेल्प के लिए अपने गले में डालकर रखा करें, सो डैट अगर कभी ऐसा केस अराइज हो रहा है और उनकी इमीडिएट फैमिली आसपास नहीं है तो आसपास जो भी इंसान है वो उस टैग को पढ़कर समझ जाए कि क्या केस है और क्या ट्रीटमेंट होना है। इन एक्यूट आजमा अनरिस्पॉन्सिव टू इनहेलर, नेक्स्ट स्टेप इज ऑक्सीजन एंड कॉल EMS, इमरजेंसी सर्विस। ठीक है, एक्यूट आजमा का केस है और आपने इन्हेलर दिया और पेशेंट फिर भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, हील नहीं हो रहा है, तो आपने ऑक्सीजन देना है और इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करना है। विच इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटी में लीड टू सीजर? हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया से सीजर, हाइपोनेट्रीमिया की एबनॉर्मलिटी से सीजर जो है वो हो सकता है। विच इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटी में लीड टू सीजर्स? हाइपोनेट्रीमिया। Which of the following is least likely to cause sudden unconsciousness in a dental chair? Angina. Angina is least likely to cause sudden unconsciousness in a dental chair. इसमें चेस्ट पेन होना शुरू होगा, तुरंत पेशेंट अनकॉन्शियस नहीं हो जाएगा, वो हार्ट अटैक के केस में होगा। Which emergency condition requires 100% ऑक्सीजन immediately? 100% ऑक्सीजन हमें एनाफाइलैक्सिस के केस में, मायोकार्डियल इन्फाक्शन के केस में, सीवियर सिंकोप जिसमें 5 मिनट बाद भी पेशेंट जो है वो ठीक नहीं हो रहा है, उस केस में इन सब में हमें 100% ऑक्सीजन तुरंत देना होता है, वरना सिंकोप 2 से 5 मिनट में पेशेंट खुद से रिगेन कर लेता अपनी कॉन्शियसनेस। तो 100% ऑक्सीजन हमें एनाफाइलैक्सिस, MI, सिंकोप इन सब में देना है। तो हमारा इमरजेंसीज इन डेंटल चेयर ओरल सर्जरी में ख़त्म हुआ, डेंटल क्लिनिक ओरल सर्जरीज का। अब हम लोग एज पर सजेशन या रिक्वेस्ट ओरल कैंसर के MCQ देखेंगे, फिर ऑर्थो के MCQ देखेंगे। थैंक यू, मिलते हैं ओरल कैंसर और ऑर्थो के MCQ के साथ।